अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। हमने लास्ट टॉपिक जो पढ़ा था वो यहाँ तक था कि प्रॉपर्टीज ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें म्यू प्लस माइनस सिग्मा से म्यू प्लस माइनस 3 सिग्मा तक है। मैंने आपको इसमें दिखाया था कि आपने किस तरह से इनकी प्रॉपर्टीज के पॉइंट्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर लोकेट करने हैं। ठीक है, अगर हम इसको देखें दोबारा से आपके सामने, ये हमारे पास एक डिस्ट्रीब्यूशन है। और इस कर्व में हम 3 पॉइंट्स बनाते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के इस कर्व में। 2 पॉइंट्स बिल्कुल एक्सट्रीम पे करके हैं। ये न्यू सेंटर में आपको जो है वो हमेशा इसका पैरामीटर ये लिखा है। दूसरा पैरामीटर इसका है सिग्मा। ठीक है, एक सिग्मा आपका यहाँ पर होगा और एक डिफरेंस सिग्मा लिखना मुझे होगा, यानी कि ये जो गैप है यहाँ से यहाँ तक, इस गैप को हम कह रहे हैं दिस इज कॉल्ड सिग्मा। ठीक है, तो अगर हम न्यू से सिग्मा कोई वैल्यू होगी ना, फॉर एग्जांपल 1 है, तो जो न्यू जो है वो भी एक वैल्यू होगी। तो ये जो पॉइंट आपका बनेगा ये क्या बनेगा, न्यू प्लस सिग्मा। ठीक है, न्यू प्लस सिग्मा।
और इसी तरह से ये जो प्रीवियस वन है ये क्या होगा, म्यू माइनस सिग्मा। अब आपका जो दो पॉइंट्स मैंने एक्सट्रीम वैल्यूज को बनाए हैं वो, और उनके बिटवीन में एक पॉइंट और है, ठीक है। वो पॉइंट अगर हम यहाँ पे कहते हैं कि वो पॉइंट आपका ऐसे करके, ठीक है, ये है म्यू माइनस सिग्मा। दिस पॉइंट इज म्यू माइनस 2 सिग्मा। अरे सिग्मा, ये डिफरेंस भी सिग्मा जितना ही होगा, जब सेंटर में भी सिग्मा जितना ही डिफरेंस है तो फिर ये 2 टाइम्स सिग्मा हो जाएगा, म्यू माइनस 2 सिग्मा। और इतना ही येलो पॉइंट जो है वो आगे है राइट साइड पे, तो उसको हम कहेंगे दिस पॉइंट इज कॉल्ड म्यू प्लस 2 सिग्मा, ठीक है। और जो तीन पॉइंट्स हमने दो पॉइंट्स हमने एक्सट्रीम पे बनाए हैं वो क्या होंगे, वो म्यू प्लस माइनस 3 सिग्मा, ठीक। अब बात आती है कि अगर हम म्यू प्लस माइनस 2 सिग्मा की बात कर रहे हैं, एरिया बिटवीन दीज टू येलो पॉइंट्स, ये सारा एरिया इंक्लूड हो रहा है। ये एरिया जो है इसमें 95% एरिया एक्सिस्ट करता है, टोटल 100% है। मैम गर्ल्स को ऐड कर लें। हाँ जी, इसको ऐड कर लिया। अच्छा, जो एरिया हमारा सेंटर में बनता है येलो लाइन टू येलो लाइन, वो है कितना, 95.44%, ठीक है। कितना एरिया आपका यहाँ बन रहा है, ठीक है। परसेंटेज में करना है तो परसेंटेज में कर लो, प्रोबेबिलिटी में करना है तो क्या कहेंगे, 0.9544, 0.9544। अगर हम प्रोबेबिलिटी की फॉर्म में कहेंगे और परसेंटेज की फॉर्म में कहेंगे तो उसको 100 से मल्टीप्लाई करके 95% बन जाएगा। अच्छा, और अब हम अगर बात करते हैं एक्सट्रीम वैल्यूज की, कि दो एक्सट्रीम पे जो पॉइंट्स हैं, फॉर एग्जांपल मैं उनको इस तरह ग्रीन कलर से शो करती हूँ, एक ये पॉइंट हो गया और एक आपका ग्रीन कलर का ये पॉइंट हो गया। अब ये एरिया बिटवीन दीज टू पॉइंट्स जो है, अगर हम इसको कंसिडर करें यहाँ से, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का पॉइंट एरिया हो जाएगा। ये जो एरिया है ये कितने परसेंट होगा, ये 99.73% होगा, ठीक है। 99 पॉइंट, ये आपको याद रखनी होंगी प्रॉपर्टीज का। एरिया बिटवीन म्यू प्लस माइनस 3 सिग्मा इज 99.73%, ठीक है। और जो एरिया होगा आपका येलो लाइंस के बिटवीन वो 95% होगा, और जो रेड लाइंस के बिटवीन एरिया होगा जो म्यू प्लस माइनस सिग्मा के बिटवीन होगा वो 68% है। अगर आप इसको यहाँ से नोट करो तो ये 68% एरिया, 95% एरिया, और फिर इस तरह से ये 99%। और इनके जो पॉइंट्स हैं वो यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं कि ये वाले पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी जो है वो यूजफुल प्रॉपर्टी भी है और एप्लीकेबल भी है और इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है आपकी ये 9 प्रॉपर्टीज में से मैंने कुछ छुड़वा दी थी, 2-4, बहरहाल बाकी आपकी प्रॉपर्टीज यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है। आगे हम देखते हैं प्रॉपर्टीज, बस ये देखनी होगी। नेक्स्ट आपका एप्लीकेशन आएगी इसकी, यानी कि इसमें हमने इसका जो यूज करना है वो क्वेश्चंस में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का वो किस तरह से करना है। टेबल में हमने नहीं देखना, जिस तरह से टेबल में देखा जाता है हमारा ऐसा कोई यूज नहीं होगा, हमने टेस्ट केसेस के थ्रू करना है, इसलिए इन टेबल्स की हमें कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, सबसे पहले एग्जाम्पल यहाँ पर क्या दे रही है, 9.6 एग्जाम्पल, ठीक है। इस एग्जाम्पल में अगर आप देखें तो आपको जो चीज गिवन है वो सबसे पहले जेड वेरिएबल, हमने ये कहा था कि हमने एक्स को जेड में कन्वर्ट करना है। ये वो क्वेश्चन है जिसमें उन्होंने जेड में कन्वर्ट करके दे दिया है। आप चेक करो, प्रोबेबिलिटी में सेंटर में जेड लिखा हुआ है, ठीक है, हर प्रोबेबिलिटी के सेंटर में जेड लिखा हुआ है। तो अगर एक्स लिखा होगा तो हमें जेड में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। एक्स का क्वेश्चन जो है उसमें याद रखिए कि दो चीजें होंगी, एक तो आपको बताया जाएगा कि एक्स इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के जो पैरामीटर्स हैं उसको हम इसके अंदर लिखते हैं। कौन कौन से दो पैरामीटर्स मैंने आपको बताए थे, पहला मेरे पैरामीटर है इसका मीन, दैट इज म्यू, और दूसरा इसका पैरामीटर है वेरिएंस, जिसको हम शो करते हैं सिग्मा स्क्वायर से। तो ये दो इसके पैरामीटर हैं, और ये दोनों आपको क्वेश्चन में गिवन होंगे। ये जब गिवन होंगे तो आपने इन दोनों की हेड से, और एक्स का पॉइंट भी गिवन होगा, इन तीनों की वैल्यूज की हेड से आपने जेड
कंप्यूट करना होगा, ठीक है। z की वैल्यू किसके इक्वल है ये आपको पता होना चाहिए, हमने लास्ट में पढ़ा था इस टॉपिक को, x माइनस म्यू ओवर सिग्मा, x माइनस म्यू ओवर सिग्मा, ठीक है। अब इसमें तीनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको z मिल जाएगा, लेकिन ये क्वेश्चन उससे आगे का है। इस क्वेश्चन में क्या है, z ही दिया हुआ है। जब आपको z दिया जाएगा तो फिर आपको म्यू और सिग्मा की जरूरत नहीं रह जाएगी, आपने डायरेक्ट z को कैलकुलेट किया हुआ जो है उसको एसपीएसएस के थ्रू करना है। चलिए हम देखते हैं एसपीएसएस के थ्रू कैसे करेंगे। ये मैं खदीजा को एडमिट कर रही हूँ, अच्छी बैठी हुई क्लास से बाहर, और मैं एसपीएसएस ओपन करती हूँ आपके सामने। मैम हतीजा को ऐड कर लें। जी बेटा कर लिया। मैम जी बेटा। कल का लेक्चर आप अपलोड कर देंगी? हाँ करके लेक्चर भी कर देती हूँ, मैं भी करती हूँ जब तक कि हमारा स्पेसेस खुलता है। कल बच्चों आप लोगों ने जो ज़ाया कर दिया, अगर देखा जाए तो मैं सब आपके 0 नंबर लगाऊंगी, इसलिए कि मेरे क्विज का टाइम आपको 15 मिनट जो दिया था या 2 मिनट का नहीं तो 3 मिनट का क्विज था, आप लोग किताबें खोल के और गूगल खोल के और पता नहीं क्या कुछ खोल के और आपस में फ़ोन कर करके उसको वेरीफाई करके तो आपने टाइम एक्सपायर कर दिया। जब टाइम एक्सपायर हो जाएगा तो फिर तो आपका सबमिट नहीं होगा ना, और जब लिमिटेड टाइम है आप तो खुद देखो कितनी देर में सॉल्व हो जाना चाहिए था, 10-15 मिनट के अंदर हो जाना चाहिए था ना। आपने ज़्यादा टाइम लिया तो इसका मतलब है कि ये फिर आपकी मिस्टेक है, आपने लिया है तो फिर वो जाहिर है कि वो सबमिट ही नहीं हो सका, तो 0 नंबर होने चाहिए। सिर्फ 3 बच्चे जो हैं उनका टाइम भी जो है वो इसका सही जमा हुआ था। मैम वो 12:13 पे भी नहीं हो रहा था। हमें 12:03 मैम पे आया था, 14 पे किया था मैंने, 14 पे भी नहीं सबमिट हो रहा था। बता रही हूँ ना, असल में आप सबका अपने अपने घड़ियों पे था ना टाइम, आप लोगों ने आराम से से 2-4-5 मिनट के अंदर कर देते। एनीवेज अब ऐसा है कि टाइम चूंकि वो उसका सबने आपस में चूंकि डिस्कस कर लिया था, इसका लिमिटेड टाइम भी इसीलिए रखा था ना ताकि आप लोग आसानी से इसको अपने अपने इंडिविजुअली कर सको बगैर किसी इसके डिस्कशन के, लेकिन वो तो मेरा मकसद हल नहीं हो पाया। तो फिर अब ये है कि ना मैं दोबारा ही इसका बनाऊंगी, लेकिन आप याद रखिए कि इसका 5-7-8 मिनट में अपना करें और बगैर डिस्कशन के। इसका लिमिटेड टाइम रखा भी इसलिए हुआ है, 1-1 मिनट के टिक ही तो करने थे, आपने पढ़ा हुआ आपने था पहले का, उसको कंफर्म करने में ज़्यादा टाइम लगा देते हो ना, तो फिर ज़्यादा टाइम लगाओगे तो फिर इसी तरह से होगा। अब ये है कि मैं दोबारा, आप लोग कह रहे हो कि मंडे को ले लें तो मैं मंडे को ले लेती हूँ। अगर आप कोई ये वीकेंड पे कुछ करना चाह रहे हो तो आप मुझे बता दो कि सैटरडे को कर लेते हैं, फ्राइडे को कर लेते हैं, संडे को कर लेते हैं। 10 मिनट ही है, आप देख लो 10 मिनट तो निकाले जा सकते हैं। तो जिस तरह आपको बेहतर लगता है, क्या कहते हो? कब रखा जाए? फ्राइडे को रख लेते हैं। फ्राइडे को रख लो, ठीक है जी मैम। ठीक है, फ्राइडे को यही टाइम 12 बजे ही रख लेते हैं ताकि वो कंफ्यूजन ही ना रहे कि कौन सा टाइम और कब का टाइम, ठीक है। मैम फ्राइडे को डीएलटी का हमारा लेक्चर होता है 12 को, तो फ्राइडे को कर लो। मैम आप कल ही रख लें, हमारी तैयारी तो है ही। मुझे कोई इशू नहीं है, मुझे कोई इशू यस नहीं मैम है। कल ही रख लें। आप लोग बता दो। एक बच्ची का कल आया था मैसेज या फोन कि मैं लाहौर से बाहर हूँ तो पता नहीं क्या है, हालांकि ये तो मोबाइल पे खोलो, आपने लिंक को भेजा हुआ है, मोबाइल पे खोलो, टिक टिक करो, मोबाइल से सेंड कर दो, है ना। इसमें तो इशू ही कोई नहीं था आपको कि आप घर पे हो या कहाँ, मोबाइल तो आपके हाथों में होते हैं, नेट आपका खुला हुआ होता है, तो आप इसको कहीं से भी कर सकते थे। तो क्या कहते हो? मैम सुबह ले लें, फ्राइडे को। यस मैम सुबह ले लें। ले लूं? मैम कल ले लें। जी मैम कल ले लें। चलो कल हम क्लास है ना 12 बजे, नहीं कल रहने दो, कल मेरी एक मीटिंग भी है, कल ये ना हो कि हमारा कुछ आगे पीछे हो जाए तो टेस्ट देना, वो 11 बजे यूनिवर्सिटी में मीटिंग है मेरी, कल भी मैं यूनिवर्सिटी में थी तो इसी वजह से मैं लैपटॉप नहीं लेके गई हुई थी। मैंने वैसे लिंक रखा होता कि मैं 12 बजे आपको भेज दूँगी और 12:15 तक टाइम होगा, तभी तो आपने मुझे कहा कि लिंक को दोबारा भेजें,
तो एक्सटेंड करें टाइम, तो बस लैपटॉप नहीं था कि मैं सेटिंग खोल के उसको दोबारा चेंज करके तो आपको भेज सकती ना, वो इशू इसलिए भी हो गया। तो बहरहाल अभी तो ये है कि कल रहने दो, कल तो हमारी क्लास ही रूटीन की हो जाए। रूटीन की क्लास नहीं होगी तो मैं आपको वीडियो भेज दूंगी। अभी मैं ना कल के लेक्चर की एक दो वीडियोस जो है वो आपको आज के और कल के टॉपिक से रिलेवेंट को भेज रही हूँ। तो मेरा ख्याल है 2 ही मैंने भी छुट्टी भेजनी है, तो यही 2 देख लो भैया, बाकी इंशाल्लाह फिर हम देखेंगे। तो कल की हो सकता है मैं वीडियो भेजूँ, हो सकता है लेक्चर हो जाए, इट डिपेंड्स। अच्छा, इसलिए हम यूँ करते हैं कि सैटरडे को रख लेते हैं 12 बजे, क्या ख्याल है? यस मैम। हाँ, सैटरडे रख लो। जी बेटा, सैटरडे को मुश्किल है? मैम सैटरडे नहीं, सैटरडे को कैलकुलस का भी है। कितने बजे है? उसका 11 o'clock। तो खत्म नहीं हो जाएगा 12 तक? बट मैम जी उसमें मैम 10-15 मिनट की बात है, आप सैटरडे को ले लें। फ्राइडे हाँ को आने दें, फ्राइडे को जुम्मे का टाइम होता है। हाँ, सैटरडे को ठीक है। मेरा तो 15 मिनट की टेस्ट है, तो अगर टाइम का ऊपर नीचे हुआ तो आप मुझे कह देना, मैं 12:30 ले लूँगी, मुझे कोई इशू नहीं है। सैटरडे को 12:30 कर लेंगे। जैसे ही आपका टेस्ट खत्म होगा मुझे मैसेज कर देना कि मुझे हमें लिंक भेज दें। ओके मैम। ठीक हो मैम? ओके। अच्छा चले गर्ल्स, अब हम देखते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को हमें सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, अभी हमने जो खोली हुई थी उसी को दोबारा देखते हैं। स्पेसिस हमारे सामने खुल गया है। z की वैल्यू क्या दी हुई है? 0 से लेकर 1.2 तक। ठीक है, तो हमने 0 और 1.2 जो है वो सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, हमने वेरिएबल में जाके इस वेरिएबल का नाम हमने z रखना है, z रख दिया। ठीक है, डेटा व्यू में गए और 0 की इसकी वैल्यूज वो जो वहाँ लिखी हुई थी ना, वही 2 सब्स्टिट्यूट की। क्या थी? 1.23 थी। दोबारा देखा थी, एक मिनट होल्ड भी करें। अभी रख रही है, फिर भी बात बंदा तो मैं दूसरे सामने फोन करना उसे ही समझाया भी ये नहीं ठीक है जी मैं करना जी गर्ल्स, तुम कर लीजिए जाओ। ये हमने 1.20 थी। अच्छा, 1.20 हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। ये मरियम को मैंने कर लिया एडमिट और 1.20 डिलीट करके 20 कर दिया। अच्छा, अब हमने करना क्या है कि ट्रांसफॉर्म में गए, ठीक है, कंप्यूट वेरिएबल में गए, जिस तरह हम पहले करते हैं उसी तरह से करेंगे। लेकिन इसके बाद क्या करेंगे, हम CDF लेंगे। याद रखें, नॉर्मल के लिए हम CDF लेंगे, बाइनोमियल और पाइथन के लिए PDF लिया था, इसमें CDF क्यों ले रहे हैं? क्योंकि CDF से एरिया आएगा, टोटल एरिया। ठीक है, उसमें प्रोबेबिलिटी, क्योंकि वो डिस्क्रीट वेरिएबल था, एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट हो सकती थी। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मैंने कल भी आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 होती है, हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसलिए PDF जो है वो इसमें अप्लाई नहीं होगा, हम CDF करेंगे। अच्छा, हमने CDF कर लिया। अब नीचे वाले मेन्यू में आएंगे और ढूंढेंगे कि नॉर्मल कहाँ है। ये देखिए, नॉर्मल जो है अल्फ़ाबेटिकली अरेंज्ड होते हैं ना, तो CDF के बाद N, CDF के बाद आपने देखना है अल्फ़ाबेटिकली अरेंज। नॉर्मल N से है, पेरेटो P से है, पॉइसन P से है, तो N इसको हमें यहाँ से डबल क्लिक करना है। अच्छा, जब डबल क्लिक कर दिया तो आपको एक बात पता होनी चाहिए कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन और वेरिएंस जो है, स्टैंडर्ड नॉर्मल में जो z का वेरिएबल है उसमें 0 होता है आपका मीन हमेशा, ठीक है, और वेरिएंस आपका होता है स्टैंडर्ड नॉर्मल में हमेशा 1। ये हमने 0 1 रख दिया, और ये जो पहला वाला वेरिएट है इस क्वेश्चन मार्क की जगह हमने ये वाला z रखना है। ठीक है जी, z01 हमने ओके कर देना है यहाँ से। लेकिन टारगेट वेरिएबल का नाम वही रखना है जो पहले रखते थे। क्या रखना है? प्रोबेबिलिटी, PROB प्रोबेबिलिटी लिख देते हैं और यहाँ से इसको कर दिया ओके। ठीक है, उसने बता दिया जी आपको कि हमने इसको एग्जीक्यूट कर दिया है, और इसको हम यहाँ से मिनिमाइज कर देते हैं। ये 2 डेसिमल तक आपके आंसर्स आए हुए हैं। हमने पहले भी डिस्कस किया था कि इसका आंसर जो है वो 4 डेसिमल तक कितना है, प्रोबेबिलिटी का एटलीस्ट 4 to 5। ठीक है, तो ओहो Z तो हमारा 0 होना चाहिए, 1 डेसिमल तक है, 2 डेसिमल, ठीक है, Z जो है वो 5 डेसिमल तक हो गया। ये आंसर्स आ गए। अब आपके ये आंसर्स नहीं हैं। क्यों नहीं है? क्योंकि पहले आप याद रखिए कि हमने हमेशा इसमें फिगर बनानी है।
ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के जितने भी क्वेश्चंस हैं इसमें फिगर बनानी है। अच्छा, अब स्केल हम जी का लिख लेंगे। ठीक है, अब जी का स्केल लिखा, सेंटर में क्या आना है, हमने अभी बताया कि सेंटर में मीन होता है और स्टैंडर्ड नॉर्मल का मीन जो है वो हमेशा 0 होता है, इसलिए 0 लिख लिया। अब आपका एक आंसर तो है 0। इसका मतलब है द एरिया स्टार्टिंग फ्रॉम -∞ टू दिस पॉइंट इज 0.5। ठीक है, ये एरिया आपका ये दिया हुआ है 0.5। ठीक है, अब आपका दूसरा पॉइंट जो है वो है 1.2। अगर नंबर लाइन पे देखें तो 1.2 किस तरफ आना चाहिए, 0 के लेफ्ट के राइट पे, मैम राइट साइड पे। राइट साइड पे। यहाँ पर आ जाएगा आपका पॉइंट 1.2। चलिए हम यहाँ लिख देते हैं दिस इज 1.2। अच्छा, 1.2 यहाँ आ गया। अब आपका एरिया फिर वही बनेगा, कहाँ से स्टार्ट होगा, -∞ से इस पॉइंट तक। ठीक है, ये जो आपका पॉइंट बना हुआ है यहाँ तक। ठीक है, मैं एक बार दोबारा बना लूँ कि एरिया स्टार्टिंग में कलर भी डिफरेंट ले लेती हूँ ताकि जरा आपको आसानी से नजर भी आ जाए कि -∞ टू दिस पॉइंट, ये जो हमारा 1.2 है, यहाँ तक का एरिया कितना होगा, वो हम देखते हैं कि वो एरिया ये लेवल है, कितना है 0.88493। लेकिन आप देखो कि हमें कौन सा एरिया चाहिए, उसने हमें जो बताया वो कहा, लिखा इस तरह से हुआ है, मैं यहाँ लिखती हूँ प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी 0 लेस देन z लेस देन 1.2, ये लिखा हुआ है ना। अब 0 से 1.2 चाहिए। अगर हम इसका एरिया शेड करने चाहें तो कितना एरिया शेड होगा, हम शेड किसी और कलर से करते हैं ताकि और भी देखना से आ जाए। ये वाला एरिया शेड हो जाएगा ना, ठीक है, यहाँ से हाँ। अब ये एरिया शेड होगा, लेकिन ब्लू लाइन और नीचे जो रेड लाइन है जो एरिया शो हो रहा है, वो तो आपको कौन सा वाला शो हो रहा है, वो तो -∞ से इन दो लाइंस तक आ रहा है। तो हमें इस शेडेड एरिया को, जो ग्रीन वाला मैं अब कर रही हूँ, कैसे फाइंड करेंगे, यूजिंग दीज टू वैल्यूज। ये जो आपको ये दो वैल्यूज दी हुई है, इन दो वैल्यूज को यूज करते हुए आप कैसे फाइंड करोगे, ये तो बता सकते हैं मुझे। कैसे लिखेंगे, याद रखिए जो हमारा बड़ा वाला एरिया है जिसका आंसर है 0.88, वो है -∞ से यहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाता है, आपकी इस लाइन तक। ठीक है, जो कि आप बात वाली लाइन है 1.2 तक। जबकि जो दूसरा वाला एरिया है जो ऊपर 0.5 लिखा हुआ है, ठीक है, ये वाला जो 0.5 है, ये 0.5 एरिया कहाँ तक है, शुरू से -∞ से लेकर सेंटर पॉइंट तक है। तो इसका मतलब है ये हमें नहीं चाहिए, नहीं ना चाहिए। लेकिन आपने क्या करना है कि ब्लू लाइन का एरिया, जो ज्यादा वाला एरिया है यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है, उसकी वैल्यू में से 0.5 ये प्रीवियस वाला जो है इसको माइनस कर देना है। ठीक है, यानी अगर मैं यहाँ पर लिखूं कि 0.88 0.88493 और माइनस कर दिया इसमें से 0.5000 जो ऊपर वाला एरिया, तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो आपने मैनुअली सॉल्व किया तो आपके पास आ गया 0.38493। ये आपका आंसर होगा। अब मुझे बताइए आप लोगों को इस फिगर से बात समझ आई कि कैसे आया। ठीक है, -∞ से रेड लाइन तक का एरिया ज्यादा है, ये जो ऊपर से नीचे आया हुआ है, मैं टॉर्च से बताती हूँ आपको। ठीक है, यहाँ से -∞ से यहाँ तक का एरिया 0.88 है जो कि ज्यादा है, और -∞ से ये ग्रीन लाइन तक का एरिया कम है जो कि 0.5 है, और हमें ये चाहिए भी नहीं। इवन कि जो 0.88493 है वो भी -∞ से यहाँ तक है। शेडेड एरिया तो सिर्फ सेंटर वाला छोटा सा है ये वाला, तो ये 0.5 जो है ये एक्स्ट्रा था, तो हमने 0.88493 में से 0.5 को माइनस कर दिया, तो हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। ये बात समझ आ गई आप लोगों को? यस मैम। ओके, अब हम करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट को क्लिक किया, हाँ जी, इसमें है -1.65। मैं क्लियर कर लूँ पहले सारा कुछ ताकि हम जी बेटा पूछें दोबारा, मुझे आवाज नहीं आई। को ऐड कर लें, उसका बार बार मैसेज आ रहा है। हाँ मेरा बेटा अभी कर लिया। -1.65 से 0 है। अब हम क्या करेंगे, दोबारा अपने उसमें जाते हैं, बल्कि यूं करते हैं सारी वैल्यूज नोट कर लेते हैं, चलो एक एक ही कर लेते हैं।
कि आप लोगों को ज़्यादा लिख सकते हैं। एस बेसिस में दोबारा गए और यहाँ जाके हमने इसको दोनों वैल्यूज को यहाँ अलग अलग लिख देती हूँ, -1.65 ठीक है ना, और 0 तो लिखा हुआ है। हमने ट्रांसफॉर्म में दोबारा गए, कंप्यूट में गए, सारा कुछ हमने लिखा हुआ है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं, बस ओके कर दिया। ओके ठीक है, उसने आपको बताया कि जी मैंने रिजल्ट कैलकुलेट कर दिया है। वो रिजल्ट कितना आया 0.04947 ठीक है। अब आपने इसकी फिगर दोबारा से बनानी है ठीक है। फिगर बनाने से हमें ये पता चलता है कि हमने किस तरह से उनको डील करना है ठीक है। अगर हम इस तरह से फिगर में थोड़ी सी बड़ी बनाती हूँ ठीक है, थोड़ी सही नहीं बनी लेकिन बहरहाल सेंटर में क्या है 0, -1.65 किस तरफ होगा, ऑब्वियसली आपके लेफ्ट साइड पर होगा 0 के, क्योंकि नंबर लाइन है ना। स्टार्टिंग फ्रॉम -∞, हमने कल डिस्कस किया था कि इसकी नॉर्मल की रेंज जो है वो -∞ से कहाँ तक जाती है, +∞ तक जाती है। z की रेंज भी वही होगी और x की रेंज भी वही होगी, क्योंकि दोनों ही नॉर्मल वेरिएट हैं। x भी नॉर्मल वेरिएट है और z भी नॉर्मल वेरिएट है, लेकिन z जो है वो स्टैंडर्ड नॉर्मल है। अच्छा जी, अभी हम x की बात, ये z की बात कर रहे हैं, सॉरी x नहीं है ये, इसलिए x नहीं है क्योंकि हमने इस पे क्या लिख दिया है 0। जब हम 0 लिख देते हैं ना इस लाइन के साथ ही, ये 0 लिखा हुआ ना मैंने, ये 0 का मतलब ये है कि आपका ये स्केल जो है ये x का नहीं है बल्कि किसका है, z का है ठीक है। अब इस पॉइंट को हम कहते हैं दिस पॉइंट इज -1.65 ठीक है, ये आपका -1.65 है। अब एरिया आपका कहाँ से कहाँ तक है, उसने कहा -1.65 से 0 तक, यानी कि ये वाला एरिया शेड होगा ठीक है। वैसे से शेड कर देती हूँ आपके सामने थोड़ा सा, वाइट चला गया के बाद इस तरह से इसको शेड करनी है। आप कोई सिंगल कलर वो थिक कलर थिक से भी कर सकते हैं शेड। अच्छा ये शेड क्लियर। अब आपको CDF का फंक्शन जो एरिया देता है वो हमेशा -∞ टू दैट पॉइंट देता है। तो इसका मतलब है कि ये जो आपको -1.65 पे ये वाला एरिया मिला है ठीक है, ये वाला एरिया जिसको मैं ऐसे लिख रही हूँ, ये -0.04947, ये कौन सा एरिया है, ये एरिया आपका है -∞ टू -1.65, ये यहाँ से यहाँ तक का एरिया दिया हुआ है ठीक है। कौन सा माइनस, अगर मैं इसको लिखना भी चाहूँ तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ, चलिए मैं लिख ही देती हूँ। ये जो एरिया यहाँ पर है जहाँ रेड लाइन मैंने लगाई है, रेड एरो लगाया है, दिस एरिया इज सॉरी दिस इज 0.04 947 ठीक है। चलिए 47 लिख लेते हैं छोटा सा, ये एरिया जो कि हमें नहीं चाहिए, हमें तो शेडेड एरिया कहाँ पे चाहिए, तो एरिया हमें चाहिए वो तो ये वाला है ठीक है। अब हम इसको कैसे फाइंड करेंगे, और ये बात हमें पता है कि -∞ टू सेंटर पॉइंट कितना एरिया होता है, हाफ है ना। टोटल कितना है यहाँ से यहाँ तक, टोटल यहाँ से यहाँ तक है 1 और हाँ, और हाफ 0.5 आपका सेंटर से लेफ्ट साइड पर है और 0.5 आपका सेंटर से राइट साइड पे है ठीक है। यही वाला 0.5 यहाँ से यहाँ तक, ये भी 0.5 है। तो अभी हम देख रहे हैं कि -∞ से यानी यहाँ पॉइंट से लेकर 0 यानी कि ये जो सेंटर लाइन है यहाँ तक जो आपका एरिया है वो कितना बनता है 0.5, और ये लिखा भी हुआ है आपका यहाँ पर, ये देखिए ये वाला कि ये 0.5 है। अब आपने इन दोनों को यूज करके कैसे फाइंड करनी है अपनी प्रोबेबिलिटी ठीक है। अब मैं लिखती हूँ यहाँ पर अपने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी -1.65 यहाँ से लेकर z कहाँ तक जा रहा है 0 तक, ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। अच्छा ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो आएगी कैसे, किस में से किसको माइनस करेंगे, हमेशा ज्यादा वाले में से कम को माइनस करते हैं। तो ज्यादा वाली है 0.5000 और इसमें से माइनस कर देंगे इसको 0.04947 ठीक है। और इसको आपने मैनुअली सॉल्व कर लेना है। मैम 0.45053 आंसर आया है। 0.45
053। 053। ठीक है जी, यही आंसर होगा आपका। थोड़ा सा मैं इसको और चल इस तरह से हम इसको लिखेंगे, फिगर भी बनाएंगे और लिखेंगे भी। ठीक है, अच्छा उसके बाद अब देखिए आप नेक्स्ट पार्ट, अपने बुक में नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हम। यह हमारी बुक है और मैं पहले सब कुछ क्लियर कर लूँ। चलिए जी, थर्ड पार्ट है 0.6 से 1.67, 0.6 से 1.67। तो यहाँ पे 0.6 भी लिख लेते हैं और 1.67 भी लिख लेते हैं। ये थे ना 2 पॉइंट्स, ठीक है। और ट्रांसफॉर्म में जाके ओके दोबारा कर देते हैं। कंप्यूट तो लिखा हुआ है सब कुछ वही ठीक है, और बस ओके कर दिया। ओके किया तो उसने कहा दोबारा कर दूं एग्जिस्टिंग वेरिएबल को चेंज, हम जी कर दें, कर दिया उसने चेंज। हमने देखा ये दोनों के रिजल्ट्स भी आ चुके हैं। अब फिर क्या बनाएंगे, हम इसकी फिगर बनाएंगे। ठीक है, जब इसकी फिगर बनाएंगे तो वो आपकी कहाँ से कहाँ तक बनेगी। चलिए ऐसे बन गई, फर्स्ट किया थोड़ी टेढ़ी बन गई है लेकिन ओके। सेंटर में इसके है 0, दोनों पॉइंट्स आपके किस तरफ होंगे, 0.6 भी आपका राइट साइड पे होगा राइट साइड पे। राइट साइड। और 1.67 भी आपका राइट साइड पे होगा। और जो एरिया है वो इसके बिटवीन ये वाला एरिया शेड होगा, ये शेड होगा ना, एरिया बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स। अगर मैं इसको जरा मोटे वाले से शेड करूँ तो जरा जल्दी शेड हो जाएगा। ठीक है, ऐसे मैं शेड कर देती हूँ। ये शेड हो गया हमारा। अच्छा, अब आपकी जो प्रोबेबिलिटीज दी होंगी वो -∞ टू दिस पॉइंट दी होगी और -∞ टू दिस पॉइंट दी। ओहो ज़्यादा आगे चला गया यहाँ तक। ठीक है, मैं रेज करूँ तो पूरा ये रेज हो जाएगा। चलिए रेज कर देते हैं, ये देखिए सारे रेज हो गया। दूसरी जो प्रोबेबिलिटी आपकी दी हुई है वो -∞ टू दिस पॉइंट दी हुई है। ये दोनों प्रोबेबिलिटीज कौन कौन सी हैं, ये वाली जो है ये बड़ी वाले साइज की है तो ज़ाहिर है 0.95 होगी, और ये 0.6 वाली जरा थोड़ी छोटी है, ये वाली क्या होगी। तो दोनों वैल्यूज को हम आपस में माइनस कर देंगे। ज़ाहिर है ज़्यादा वाली आगे एरो गया हुआ है ना, तो इसमें से पीछे वाला एरो जो है वो माइनस कर देंगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो लिखने का तरीका भी आपको समझ आ गया कैसे लिखेंगे। ठीक है, वो लिखना आ जाएगा ना आपको। प्रोबेबिलिटी 0.62 जैसे आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ये देखिए जो हमारा क्वेश्चन है एज इट इज हमने लिख लेना है, उसमें जो प्रोबेबिलिटी यहाँ पर दी हुई है। ठीक है, मैं डॉट से दिखाती हूँ आपको, तो वो बताना ही पड़ेगा, सारा मिला देती हूँ। ये प्रोबेबिलिटी 0.6 टू Z 1.67 इज इक्वल टू, और इज इक्वल टू के बाद हम लिखेंगे 0.95 पूरा, और उसका आंसर -0.75 जो भी लिखा हुआ था, दोनों को माइनस करके आप सॉल्व कर लोगे। अगला पार्ट देखो, अगला है -1.3 से 2.8 तक, 2.18, -1.3 और 2.18। चलिए अब इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर जाकर हम लिख लेंगे -1.3 था ना, -1.3, ओहो मैंने गलत लिख दिया, यही था। और दूसरा क्या था 1.67, मैंने गौर ही नहीं किया, हालांकि मैं बड़ा क्या था -1.3 एंड 2.18। ठीक है, हमने फिर दोबारा से ट्रांसफॉर्म में गए, कंप्यूट में गए और इसको ओके कर दिया। उसने कहा एग्जिस्टिंग वेरिएबल को चेंज कर दें, ओके कर दें, रिजल्ट्स आपको ये मिल गए। अब आपने फिर दोबारा इसकी फिगर बनानी है और देखना है कि किस तरह से आपकी जो है वो रिजल्ट्स आ रहे हैं। ठीक है, ये अच्छा बेल शेप बन गई दोबारा से एक बार। बेल थोड़ी सी सही नहीं बनी, ये तो बिल्कुल पहाड़ी बन गई है, बेल तो कहीं नहीं लग रही, क्योंकि मैं जल्दी से करना चाह रही हूँ, टाइम खत्म हो रहा है। ठीक है, और एक आपकी वैल्यू 1.3 इस तरफ आएगी, ये -1.3 हो गया, और दूसरी वैल्यू ज़ाहिर है पॉजिटिव है, वो किस तरफ जाएगी, वो राइट साइड पर जाएगी, और राइट साइड पे कहाँ पर जाएगी 2.18, ऑलमोस्ट आगे करके है। ठीक है, और आप जब इसकी CDF से प्रोबेबिलिटी देखेंगे तो ज़ाहिर है 2.18 की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा आएगी ना, ज़्यादा आएगी ना, 2.18 की आगे करके एरिया है और वो ज़्यादा 0.95 करके आई हुई है ना, यहाँ से -∞ के से इस एरो तक आएगी, इस लाइन तक। और दूसरी वाली जो प्रोबेबिलिटी कम होगी वो यहाँ से यहाँ तक की होगी, दोनों को माइनस कर देंगे तो आपका रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। और इसका जो शेडेड एरिया है वो आपका कहाँ से कहाँ तक बन रहा है, वो बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स यानी कि ये वाला बन रहा है। अगर हम इसको शेड करना चाहें तो ये सारा एरिया शेड हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से मैं शेड कर देती हूँ आपके सामने।
ठीक है, ये रेशियो हो गया। तो ज़्यादा वाला एरो जो है उसका आंसर 0.98537 है और जो पीछे वाला एरो है उसका आंसर 0.09680 है। दोनों को माइनस कर देंगे तो आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। आज आपने क्या करना है, अपने होमवर्क में इस तरह के सारे क्वेश्चंस एग्जाम्पल्स कर लेनी है, जिसमें से पहले एग्जाम्पल मैं आपको दिखाती हूँ। यही जो हमने अभी सॉल्व कर रहे थे, लेकिन आपने देखा हमने पूरी नहीं की है, हमने सिर्फ इसके 3 पार्ट्स अभी रहते हैं, 4 कर लिए हैं। 3 पार्ट्स आपने करने हैं। उसके बाद आप इसके एग्जाम्पल के बाद ये देखिए, ये एग्जाम्पल पे थोड़ी सी ऊपर दिख रही है अभी 9.7 में देखिए, अगर इसको बड़ा करूँ और आपसे डिस्कस कर लूँ, अ रैंडम वेरिएबल x, ठीक है, इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन 50 एंड वेरिएंस 25। आप याद रखिए, जब भी हमने SPSS में जाना है तो आपने जब ट्रांसफॉर्म में जाते हैं और कंप्यूट करते हैं तो अब आपने x की जगह पर क्या लिखना है। अगर मैं इसको रीसेट कर लूँ यहाँ से, तो प्रोबेबिलिटी में तो प्रोबेबिलिटी लिखेंगे, ठीक है, PROB, ठीक है, और PROT प्रोबेबिलिटी, और यहाँ पर हम x की जगह पर क्या लिखेंगे, z लिखेंगे, क्योंकि हमने वहाँ पे x ही लिखा होगा ना, तो x ही आ जाएगा। अब यहाँ z लिखा हुआ है, इसको हम नहीं चेंज कर पा रहे क्योंकि अवेलेबल वेरिएबल जो इस डेटा फाइल की है उसमें z है। अगर इस फाइल को मैं यहाँ से चेंज करती हूँ, क्योंकि यहाँ पर जाकर इसकी वैल्यू को चेंज कर दें, हम x कर दें, तो आप डेटा व्यू में जाके देखें वो भी x हो जाएगा और आपकी इस विंडो में भी यहाँ पर x हो गया है, ठीक है। अब आपने CDF को क्लिक किया और CDF नॉर्मल को क्लिक किया, ठीक है, ये बार अब आप देखें यहाँ पर x को भी क्लिक कर दिया, x चला गया। अब पहला क्वेश्चन मार्क जो है ना वो क्या है, ये इंपॉर्टेंट बात है, ये देखें यहाँ पे मैं नीचे देखें, ये मीन आपको सबको नजर आ रहा है। पहला क्वेश्चन मार्क किसको शो कर रहा है, मीन को। दूसरा क्वेश्चन मार्क किसको शो कर रहा है, ये देखें क्या लिखा हुआ है, पढ़ सकता है यहाँ पे, स्टैंडर्ड डेविएशन। बिल्कुल जी, स्टैंडर्ड डेविएशन। अब वापस आते हैं अपनी बुक में, हम बुक पे देखें कि मीन दिया हुआ है 50 और स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं दिया हुआ, वेरिएंस दिया हुआ है। 25 का अंडर रूट लोगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। तो इसका मतलब है पहले क्वेश्चन मार्क में 50 और दूसरे क्वेश्चन मार्क में 5 लिखेंगे हम, ठीक है। स्पेसेस में हमने यहाँ पर पहले क्वेश्चन मार्क में इसको रिमूव करके हमने क्या लिखना है, यानी इस क्वेश्चन मार्क को 50 से रिप्लेस कर दिया और दूसरे क्वेश्चन मार्क को हमने 5 से रिप्लेस कर दिया और फिर इसको हमने ओके कर देना है, ठीक है। तो ये इसका मतलब है कि अब हमारा जो है वो x की तरह वो डील हुआ और उसने अब जो प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट की हैं वो उसके अकॉर्डिंग लिखी हैं। 0 सारी इसलिए आ रही हैं क्योंकि हमारी वैल्यूज जो हैं वो मीन और वेरिएंस के साथ मुताबिकत नहीं रखती ना, कंपैटिबल नहीं है। बुक में हम देखो और क्या क्वेश्चन से वैल्यूज जो थी वो क्या है, 100, 55, 0, 40, 57 नजर आ रही है ना, जो इसमें सारी वैल्यूज लिखी हुई है, ये वाली, ये 57 है, ये 40 है आपके सामने, ये 55 और 100 है। तो इसलिए आपने जब वहाँ पर वो छोटी छोटी वैल्यूज डाली हुई ना तो ठीक नहीं है, हमने मीन वेरिएंस जो दिया है उसके हिसाब से आपकी वैल्यूज होंगी। आपने ये सारी वैल्यूज डाल के तो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेना है, बिल्कुल उसी तरह से फिगर बनेगी और बिल्कुल उस तरह से सॉल्व होगा। आपने इसके सोल्यूशन को नहीं देखना, इसका मैनुअल सोल्यूशन है ना, बड़ी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन है, फिगर जरूर आपको समझ आ रहेगी, फिगर आपकी भी ऐसी बनेगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आता है जी थर्ड एग्जांपल है आपकी 9.10, ठीक है, ये नहीं करनी आपने, 9.10 नहीं करनी। उसके बाद आपका 9.11 आ जाती है, ये भी आपने कर लेनी है, ठीक है, बल्कि नहीं ये भी नहीं करनी आपने, ये भी नहीं करनी, ये इनवर्स यूज है, ये भी आपके लिए नहीं है, ठीक है। अब आपके बस एग्जांपल्स में खाली ये 2 एग्जांपल्स थी, ये 2 ही करके आ जाइएगा आप, इसके काफ़ी सारे पार्ट्स हैं, तो इंशाल्लाह फिर कल हम इससे आगे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके गर्ल्स, अल्लाह हाफिज़। मैम अटेंडेंस आपकी मैं इसी से ले लेती हूँ, जो आप वीडियो शेयर करते हैं ना उसमें कमेंट्स में।